करेंगे। हमने वसुधैव कुटुंबकम की बात किया था। वसुधैव वसुधैव कुटुंबकम की बात मैंने की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है मूल सूत्र की जो है चर्चा की गई है, मूल आधार वाक्य की चर्चा की गई है। मैंने बताया था कि भारतीय धर्मशास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है और उसी अवधारणा को आत्मसात करते हुए मैंने ये भी चर्चा किया था कि भारतीय संसद में इसके मुख्य द्वार पर कक्ष एक के जो है मुख्य द्वार पर यह बातें लिखी हुई, इससे यह साबित होता है कि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे भारतीय संविधान में या भारतीय लोकतंत्र में कितना महत्व रखता है। इससे साबित होता है कि भारतीय लोकतंत्र में भी वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसके तहत उन लोगों ने कहा इस आदर्श वाक्य की वजह से कि एक विश्वव्यापी दृष्टिकोण होना चाहिए। इस अवधारणा की वजह से ही विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास हो सकता है। विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास हो सकता है। इससे इस तरह के विचारधारा से विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास होगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना बढ़ेगी। चर्चा हमने किया था कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना बढ़ेगी। केवल दृष्टिकोण विकसित नहीं हो बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक दूसरे से करने की इसकी संभावनाएं बढ़ेंगी। आगे मैंने इसकी भी चर्चा किया था कि ऐसी व्यवस्था करना है कि देश के विभिन्न भागों की संस्कृतियां, देश के विभिन्न भागों की संस्कृति को सभी लोग समझ सके, सभी विद्यार्थी उससे परिचित हो सके। परंपराओं से, संस्कृति और परंपराओं से विद्यार्थी परिचित हो, सामाजिक व्यवस्था को समझें। उसके लिए क्या करें? सामाजिक व्यवस्था को समझें। और यदि हम समझते हैं तो भारत की विभिन्न संस्कृतियों को जानने का अवसर मिलेगा, उनके साथ सापेक्षिक संबंध बनाने का अवसर मिलेगा, उनके संस्कृति को, उनकी परंपराओं को इज्जत कर सकेंगे। सामाजिक व्यवस्था को समझते हैं तो सबको सहूलियत होगा। यदि उनके सामाजिक व्यवस्था में हम जाते हैं तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, या हमें उससे पहले से जानते हुए रहेंगे तो तमाम तरह की जो मन में नकारात्मक भावनाएं होती हैं वह जो है हमारे अंदर नहीं आएंगी। इसके लिए उन्होंने कहा कि विभिन्न भाषाओं की जानकारी लोगों को होनी चाहिए और विभिन्न भाषाओं की जानकारी में पुस्तक भी हो, अनुवादित हो। साथ ही साथ वह विभिन्न भाषाओं में होने से जो है लोगों को उस संस्कृति को, उस परंपरा को, उस सामाजिक व्यवस्था को समझने में आसानी भी है। इसलिए विभिन्न भाषाओं का शब्दकोश भी निर्माण करने की वकालत की गई इस माध्यमिक शिक्षा आयोग के माध्यम से। तो ये सारी बातें कल मैंने चर्चा किया था। यह भी मैंने बताया था कि विभिन्न जो है संस्थान, जो है महत्वपूर्ण संस्थान है, जैसे यूजीसी है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, भारतीय चिकित्सा परिषद है, ये तमाम संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है। विभिन्न संस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने की जरूरत है, और अधिक मजबूत बनाया जाएगा की बात उन्होंने की कि तमाम तरह की विभिन्न संस्थाएं हैं जो भारत में है, शिक्षा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उसको और मजबूत बना करके और शिक्षा की पूरी व्यवस्था को और अच्छी बनाई जाए। तो इस तरह की उन्होंने वकालत की। कल हम लोगों ने इस सारी चीजों पे चर्चा किया था। आज हम लोग भाग 4 पे चर्चा करेंगे मुख्य रूप से। ये तो कल की बातें थी, कल उसमें कुछ चीजें छूट गई थी, इसलिए मैंने इसकी चर्चा। आज हम लोग जो है मुख्य रूप से भाग 4, जो बहुत महत्वपूर्ण है, भाग 4 की हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें उन्होंने समानता के लिए शिक्षा की बात की।
उन्होंने समानता के लिए शिक्षा की बात उन्होंने की, शिक्षा की बात की, यानी शिक्षा ऐसी हो जिसमें असमानता न हो, यानी सबको समान रूप से शिक्षा मिल सके, ऐसी व्यवस्था हमारे 1986 के जो है नीति में होनी चाहिए। यानी विषमताओं को दूर करने पर बल, विषमताओं को दूर करने पर बल। इसमें व्यवस्था क्या करनी है? विशेष विषमताओं को दूर करने पर बल देना होगा। स्क्रीन शेयर मत कीजिए लोग, आप लोग जो है बहुत सावधानी के साथ डबल टाइप करके अपना जो है काम करिए, जिससे कि केवल ब्लैक बोर्ड दिखे, इधर उधर की चीजें न करें। विषमताओं को दूर करने पर बल देने की बात की गई। इसमें अब तक जो वंचित लोग हैं, अब तक जो वंचित वर्ग है, ऐसा वर्ग जो अभी शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया, उसको समान अवसर देने की बात की गई। तो क्या करना है? समान अवसर प्रदान करना है। अब तक जो वंचित वर्ग है या जो शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, उनको मुख्य धारा में शामिल करने की वकालत जो है शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1900 राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 1986 में यह बात की गई है कि उनको भी मुख्य धारा में लाया जाए। इसमें जो है महिलाओं की शिक्षा के लिए, इसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए बात की गई कि महिलाओं की शिक्षा कैसी है। महिलाओं की शिक्षा जो प्रस्तावना में इसकी चर्चा किए थे, महिलाओं की शिक्षा के लिए क्या किया जाए, उनके शिक्षा के लिए कुछ व्यवस्था इसमें जो है उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी कि अब तक अबला समझे जाने वाली ऐसी शिक्षा, अब तक क्या समझी जाती थी महिला? अबला और असहाय समझी जाती थी। अब तक महिलाएं कैसे समझी जाती थी? अबला समझी जाती थी, असहाय समझी जाती थी। लेकिन 1986 की शिक्षा नीति ऐसी होगी जिसमें वो समर्थ दिखेंगी और उसके साथ साथ वह सशक्त भी दिखेंगी। ऐसी शिक्षा होगी महिलाओं के लिए कि वह अबला और असहाय नहीं समझी जाएंगी, बल्कि वह समर्थ और सशक्त रूप में सामने आएंगी। अब उन्होंने बताया कि इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि इनकी शिक्षा प्राथमिक स्तर से शुरू होती है, तो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षाएं हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा, उनके प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की जो समस्याएं हैं, जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की समस्या है, इस स्तर पर प्राथमिक स्तर पर जो है जो शिक्षा की समस्या है, प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की समस्याएं हैं, उसकी जो रुकावटें हैं उनको दूर करना है। उसकी जो रुकावटें हैं उन्हें दूर करना है। प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर महिलाओं के लिए जो है जो रुकावटें हैं, जिसकी वजह से वो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती है, उन रुकावटों को दूर करने का काम किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में भी अक्सर तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति उनका रुझान नहीं रहता है या उनको अवसर नहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि उसमें भी जो है भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। इसमें भी भागीदारी पर खास जोर दिया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की भागीदारी पर भी विशेष जोर देने की जरूरत है और उसमें दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि किसी भी प्रकार से, उन्होंने आगे कहा कि लड़के और लड़कियों में
उन्होंने आगे बात की कि लड़के और लड़कियों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लड़के लड़कियों में किसी प्रकार का भेदभाव न करने की क्या कर रहा है जी। लड़के लड़कियों में भेदभाव न करने की शिक्षा दी जाएगी। लड़के और लड़कियों में भेदभाव न हो उसके लिए शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, दी जाएगी। आप लोग कोलाहल न करें, साउंड न करें, शांति से बैठे रहें। कोलाहल आप लोग न करें, शांति से बैठे रहें, ठीक है। बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत आवाजें आ रही है। इस तरह से आवाज आएगी तो कैसे काम चलेगा। आप लोग जो है साउंड पर विशेष ध्यान दीजिए, बहुत आवाज आ रही है। और इसके तहत उन्होंने कहा बताया कि जब लड़के और लड़कियों को भेदभाव करने की जो न करने की शिक्षा दी जाएगी या जोर दिया जाएगा तो इससे जो है लिंग मूलक विभाजन खत्म हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, मूलक विभाजन, लिंग मूलक विभाजन हो जाएगा, लिंग मूलक विभाजन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह की व्यवस्था जो है खास करके लड़कियों के लिए। कौन बच्चा हमला कर रहा है जी? सर बोलता कुछ है, गाड़ी माइक ऑन करके जो भी डिस्टर्ब कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, अगले बार से उसको क्लास से हम बाहर कर देंगे। म्यूट कर दीजिए सभी को। मूलक विभाजन समाप्त हो जाएगा। अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्होंने वकालत किया कि उनकी शिक्षा कैसी हो, उनके विषय में भी अनुसूचित उन्होंने बताया कि सर उसको अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या हो, अनुसूचित जातियों के लिए शिक्षा की बात इन्होंने की। अनुसूचित जातियों की शिक्षा कैसी हो, इन्होंने कहा कि इनकी शिक्षा इस तरह से दी जाए, इनकी शिक्षा इस तरह से दी जाए कि यह जो है गैर अनुसूचित जनजातियों, इसके गैर अनुसूचित पे बात कर रहे थे कि अनुसूचित जातियों का जो है अनुसूचित जातियों के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे थे, अनुसूचित जातियों के लिए बात कर रहे थे, किनके लिए शिक्षा की व्यवस्था 1986 में क्या की। तो इन्होंने बताया कि गैर अनुसूचित जो जातियां गैर अनुसूचित जो जातियां गैर-अनुसूचित जो जातियां हैं इनके बराबर ये आए, इनके बराबर आने की बात की गई, तो उनके बराबर ये आ जाए। और कहा कि यह बराबरी जो है सभी क्षेत्रों में हो, यह बराबरी एक क्षेत्र में ना हो, यह बराबरी सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में। यह बराबरी जो है उन्होंने बताया कि सभी क्षेत्रों में होना चाहिए, साथ ही साथ सभी स्तरों पर होना चाहिए, सभी स्तरों पर होना चाहिए, सभी क्षेत्रों में होना चाहिए और सभी स्तरों पर होना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 4 आयामों की चर्चा की, इसके लिए 4 आयामों की उन्होंने चर्चा की। ये 4 आयाम कौन होंगे, जिसके सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर समान स्थिति इनकी बने रहे, बराबरी की स्थिति बने रहे। तो इन्होंने कहा कि पहला ग्रामीण पुरुषों के, हाँ, जो ग्रामीण पुरुष है तो उनमें ये जो है बराबरी की स्थिति आ जाए। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के संदर्भ में ये बात कही कि ग्रामीण पुरुषों में यह बराबरी की स्थिति आ जाए। फिर उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्त्रियों में
ग्रामीण स्त्रियों ग्रामीण महिलाओं में भी स्थिति आनी चाहिए। दूसरे डायमेंशन पर, दूसरे आयाम पर इन्होंने बात किया। तीसरा उन्होंने बात किया कि शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों के पुरुषों में, और चौथे में इन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के पुरुषों, ग्रामीण क्षेत्र के नहीं, शहरी क्षेत्र की स्त्रियों में, शहरी क्षेत्र के महिलाओं में, क्षेत्र के महिलाओं में इन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है और ये इन्हीं के स्तर तक ये बराबरी की स्थिति में आ जानी चाहिए। 1986 की शिक्षा नीति में विशेष करके ये सारी बातें जो है बताई गई। अब इसके तहत उन्होंने कहा कि विशेष उपाय किए जाएंगे। इसके तहत क्या किया जाएगा? विशेष उपाय किया जाएगा। और क्या विशेष उपाय करेंगे? तो इन्होंने बताया कि जो गरीब परिवार के बच्चे, इसमें भी इसके तहत जो है निर्धन परिवार के बच्चे, इसके अंतर्गत निर्धन परिवार के बच्चे जो है, निर्धन परिवार के बच्चे जो है, उनके लिए इन्होंने एक प्रावधान करने की बात की कि 14 वर्ष की उम्र तक, कितनी उम्र तक? 14 वर्ष की उम्र, 14 वर्ष की उम्र तक इनको कक्षा 1 से, यानी जब ही ये पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, यानी स्कूल भेजने की व्यवस्था इनकी की जाए। कक्षा 1 से स्कूल भेजने की व्यवस्था, स्कूल भेजने की व्यवस्था की जाए। हम लोगों ने प्रस्तावना में इस बात को देखा था। और स्कूल तो भेजे ही, उसके साथ साथ जो निम्न व्यवसाय के लोग हैं, निम्न व्यवसाय या जो सफाई कर्मी है, निम्न व्यवसाय में कौन कौन है? सफाई कर्मी है, चमड़े उद्योग से संबंधित है, पशुओं के चमड़े वगैरह सारी चीजें करते हैं, ठीक है। उनके लिए जो है विशेष व्यवस्था करते हुए उनको छात्रवृत्ति देने की बात उन्होंने की। उनके लिए क्या बताया उन्होंने कि उनको कक्षा 1 से शुरू से ही छात्रवृत्ति जाए, जिससे कि उनको पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। ये सारी व्यवस्था जो है, कितने कक्षा तक छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई? 14 वर्ष की उम्र तक जो है इनको नियमित रूप से इस तरह के देने की जरूरत है, जिससे कि इनके पढ़ाई में किसी तरह की बाधा नहीं आए। जो निम्न तरह के परिवार हैं, उनकी तमाम तरह की आर्थिक परेशानियां हैं, तो उनके लिए सारी व्यवस्था करने की जरूरत है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों के लिए, इन्होंने कहा कि जब शिक्षक बने, शिक्षक की नियुक्ति हो, तो अनुसूचित जातियों से शिक्षक की नियुक्ति पर विशेष ध्यान दिया। अनुसूचित जातियों के शिक्षक हेतु, शिक्षक की नियुक्ति हेतु, शिक्षक की नियुक्ति हेतु विशेष ध्यान देने की जरूरत। इनकी अनुसूचित जाति बराबरी कैसे आएंगे? सभी क्षेत्रों में, सभी स्तरों पर रह कैसे आएंगे? इनके लिए जब शिक्षक की नियुक्ति हो, उस पर विशेष ध्यान दिए जाए। जिला केंद्रों पर यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की व्यवस्था की जाए कि वहां छात्रावास की व्यवस्था, छात्रावासीय जो है व्यवस्था इनके लिए हो, इनको पढ़ने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आनी। क्रमिक रूप से ये सारी व्यवस्था इनके लिए प्रदान किया जाए। तो ये रहा अनुसूचित जातियों के लिए। अब हम लोग जो है अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, इनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है। स्कूल निर्माण का भी बात कहा गया है क्या? हाँ, अनुसूचित जनजातियों के लिए, उनके लिए भी है। नोट्स में और सारी चीजें भी हैं, क्योंकि बहुत व्यापक स्तर पर ये सारी चीजों की चर्चा चल रही है, ठीक है। हम लोग क्रमवार बिंदु से बहुत भाग है इसके, उसके हम लोग चर्चा करते हैं। उनके लिए क्या किया जाए? अब कहा कि अन्य लोगों की बराबरी कैसे आई, अनुसूचित जनजाति और लोगों की बराबरी में कैसे आएंगे, उनके लिए भी आपको व्यवस्था करना है। तो क्या कहा इन्होंने कि ये जिस क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, अनुसूचित जनजाति जो है, इसकी की स्थिति इन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में ये रहते हैं, क्योंकि ये शायद सभी क्षेत्रों में नहीं रहते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष क्षेत्रों में रहते हैं, वहां पर क्या किया जाए? विद्यालय खोला जाए। वहां पर क्या किया जाए? विद्यालय खोला जाए। वहां पहले तो विद्यालय हो तभी वो शिक्षित हो सकते हैं, विद्यालय यदि नहीं होगा तो शिक्षित कैसे होंगे? तो उसके लिए विद्यालय खोलने की जरूरत है। और जब विद्यालय वहां खुले तो उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में
क्योंकि इनको अन्य भाषाओं का ज्ञान नहीं होता, यह जो है अन्य भाषा से उतने परिचित नहीं होते हैं, इसलिए आदिवासी भाषा में ही शिक्षा दी जाए, इसमें भी दी जाए आदिवासी भाषा का। इनके लिए भाषा जो होगा, जो लैंग्वेज होगा आदिवासी क्षेत्रों में, तो शुरुआत के दिनों के लिए शुरुआती में उस भाषा का प्रयोग किया जाए, और कुछ वर्षों बाद जब मुख्य धारा में जुड़ जाए तो कुछ वर्षों बाद जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें इन्हें शिक्षा देने की जरूरत है। उसके साथ उन्होंने कहा कि जो आदिवासी हैं उसमें कुछ पढ़े लिखे हैं, कुछ बौद्धिक हैं, उस तरह के जो हैं उनको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें क्या किया जाए? उनको शिक्षक बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कौन? जो आदिवासी क्षेत्र में जो भी लोग हैं, ठीक है, आदिवासी हैं, उनको अच्छा शिक्षक तो ऐसे नहीं बनेंगे, उसके लिए प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था देनी होगी, वरना वो पढ़ाएंगे कैसे? तो उस तरह के लोग हैं जो लगते हैं कि थोड़े से अच्छे हैं, वो पढ़ा सकते हैं, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाए, और प्रशिक्षण देने के बाद ऐसी व्यवस्था हो कि वो आगे का पढ़ाई जो है बच्चों को कराने की स्थिति में हो, या उनके विकास में लगे कि नहीं हमारे वर्ग के लोग ही हमें पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको आदिवासी भाषा की जानकारी होनी चाहिए और क्षेत्रीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इस तरह की स्थिति जो है उनकी होनी चाहिए। अब इन्होंने कहा कि केवल इतने से काम चलने वाला नहीं है, इन्होंने बताया कि इसके लिए क्या करना होगा, और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की बात हुई। इन्होंने कहा कि इसके लिए क्या किया जाए? आंगनबाड़ी केंद्र भी बनाया जाए। बच्चे कहाँ जाएंगे? आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की इन्होंने वकालत की कि इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी बनाया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के लिए अलग से भी जो है भाग में जो है इसकी चर्चा की गई है। भाग 4 में ही 5 लास्ट में जो है हम लोग इसकी चर्चा कर 5 में है, तो उसमें भी चर्चा प्रौढ़ शिक्षा के लिए किया गया कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए क्या गई। प्रौढ़ शिक्षा के संदर्भ में हम लोगों को पता है कि इसमें मूल रूप से 15 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र वाले लोगों को शिक्षित करने की कोशिश की जाती है। मूल रूप से 15 से 35 के जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जो साक्षर नहीं होते, उनको पढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र तो बनाए ही जाए, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र की भी स्थापना होनी चाहिए। उसके साथ कहा कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्र, उसके बाद उन्होंने कहा कि अनौपचारिक शिक्षा केंद्र भी बनाए जाए, इसकी भी उन्होंने जरूरत महसूस की। तो इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के लिए उन्होंने शिक्षा की बात की, अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किया जाए। अब आगे हम लोग विकलांगों के लिए बात करते हैं, विकलांगों के लिए क्या प्रावधान किया गया, के लिए प्रावधान क्या किया गया विकलांगों के लिए, उनके लिए भी हम लोग चर्चा कर लें। विकलांगता में अक्सर जो है हम लोग 2 डायमेंशन पर सोच करके इस पूरे जो है 1986 के अधिनियम में सोचा गया। एक तो शारीरिक विकलांगता की बात की गई और दूसरे मानसिक विकलांगता की भी बात की, क्योंकि विकलांग केवल शारीरिक ही नहीं होते बल्कि मानसिक रूप से भी विकलांग बच्चे होते हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी शिक्षा हो, इनके लिए ऐसी शिक्षा हो कि जो कम विकलांग है, बहुत ज्यादा विकलांगता उनमें नहीं है, यानी किसी को पैर से थोड़ी सी दिक्कत, किसी को हाथ से थोड़ी सी दिक्कत, इस तरह के जो विकलांग है उनको समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए, उनको समाज के साथ कंधे से कंधे मिलाने के लिए, कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़े, ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि कम विकलांगता वाले जो बच्चे हैं उनको सामान्य लोगों के साथ शिक्षा दिया जाए, यानी इनके लिए कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है, जो समान शिक्षा की व्यवस्था है उन्हीं के साथ इनको जोड़ा जाए और उनके साथ की जाएगी, उनके साथ इन्हें शिक्षित करने की जरूरत है। पूरे इससे क्या होगा, पूरे भरोसे इनको होंगे और हिम्मत के साथ ये
आगे बढ़ेंगे। यदि विकलांगों के साथ यदि अच्छे व्यवहार किए जाए तो उन्हें भी हिम्मत होगी कि नहीं, हम भी कुछ कर सकते हैं इस जीवन में, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए हमारी भी कुछ जो है सहभागिता हो सकती है, और उनको बल मिलेगा, उनकी जिंदगी जो है बहुत सुंदर हो जाएगी। तो ऐसे लोगों के, आम बच्चों के साथ पढ़ाई, सामान्य लोगों के साथ, या इसको कह सकते हैं आम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ या आम बच्चों के साथ, आम बच्चों के साथ कर लीजिए, आम बच्चों के साथ इनकी शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो गंभीर रूप से विकलांग है, ये तो सामान्य की बात हो गई, हम कह रहे हैं, जिससे हमें विकसित भारत बनाना है, हमारा लक्ष्य कहीं ना कहीं अधूरा हो जाए। तो हमारी जो है, जो धार्मिक जो सूत्रवाक्य है या हमारे प्राचीन ग्रंथों में जिस विद्या की अवधारणा दी गई है कि ऐसा कोई भी समाज में नहीं होना चाहिए जिसके पास जो है अविद्या हो, जिसके पास अंधकार हो, जिसके पास अज्ञान हो। तो सरकार ने भी इस पर ध्यान दिया, शिक्षाविदों ने इस पर ध्यान दिया कि हमारे पास जो है शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा के पाठ्यक्रम इस प्रकार के हो कि प्रौढ़ों के लिए भी शिक्षा इस तरह से दी जाए कि उनके अंदर भी जो अज्ञानता और अंधकार जो है वह समाप्त हो जाए। यानी साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा का महत्व जो है, यानी साक्षरता को प्रौढ़ शिक्षा हेतु महत्व दे करके इसे लागू करने की कोशिश की गई कि ये 15 से 35 वर्ष के लोग भी शिक्षा की मुख्य धारा में जो अब तक नहीं जुड़े थे वह भी जुड़ जाए। तो इस प्रकार हम लोग भाग 4 को समाप्त किए हैं। अब हम लोग भाग 5 पे चर्चा करेंगे। कितना समय?